दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में चर्चा रहा शब्द हया कार्ड किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी सऊदी अरब या फिर ऑप्शन डी तुर्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कतर। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। इस बार फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। टूर्नामेंट के लिए कतर सामान्य वीजा जारी नहीं करेगा। मैचों के लिए आने वाले लोगों के पास कतर द्वारा जारी हया कार्ड होना जरूरी है। कार्ड यह सत्यापित करता है कि आपके पास उस समय के लिए आवास है जब तक आप देश में हैं, नहीं तो आप केवल उस मैच के लिए यात्रा करेंगे जो आप देखना चाहते हैं। स्टेडियम में प्रवेश के लिए भी हया कार्ड होना जरूरी है, अतः विकल्प बी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी कतर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री भागीदारी अभ्यास आयोजित किया गया? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात समझते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के जहाज HMAS एडिलेड व HMAS अंजेक और भारतीय नौसेना के जहाज INS जलाश्व और INS कवरत्ती को शामिल करते हुए एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। अभ्यासों में सामरिक युद्धाभ्यास, हेलीकॉप्टर लैंडिंग और उभयचर ऑपरेशन शामिल थे, जो भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच उच्च स्तर के तालमेल को दिखाता है। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के इंडो पैसिफिक एंडेवर 2022 यानी IPE 2022 का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया रक्षा बलों की मेजबानी पूर्वी नौसेना कमान द्वारा की गई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमूर फाल्कन की IUCN रेड लिस्ट में स्थिति क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लीस्ट कंसर्न। हाल ही में नागालैंड ने पहला एवियन दस्तावेजीकरण अभ्यास किया। अमूर फाल्कन प्रवासी रैप्टर है जिसने नागालैंड को विश्व पक्षी मानचित्र पर स्थान दिलाया है। अमूर फाल्कन्स दक्षिण पूर्व रूस और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं। वे उत्तरी पूर्वी भारत और अरब सागर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका में पश्चिम की ओर पलायन करते हैं। वे ड्रैगन फलीस, जो एक तरह के कीट होते हैं, उन्हें खाते हैं, जो अरब सागर के ऊपर एक समान प्रवास गलियारे का प्रयोग करते हैं। वे 22,000 किलोमीटर की यात्रा भी पूरी करते हैं, जो किसी भी रैप्टर की सबसे लंबी समुद्री यात्रा है। इसकी IUCN में स्थिति लीस्ट कंसर्न है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी लीस्ट कंसर्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा रहा शब्द मैंगटियन किससे संबंधित है? प्रवासी पक्षी, लौह अयस्क भंडार, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात समझते हैं। हाल ही में चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तीसरे और अंतिम मॉड्यूल मैंगटियन को लॉन्च किया है। मैंगटियन का मतलब होता है स्वर्ग का सपना देखना। मैंगटियन के साथ चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने अपने T आकार के तियांगोंग ऑर्बिटल स्टेशन का निर्माण पूरा कर लिया है। इसमें तियानहे कोर मॉड्यूल और वेंटियन व मैंगटियन प्रयोग मॉड्यूल शामिल हैं। इसी सितंबर के अंत में चीन ने दूसरे प्रयोग मॉड्यूल वेंटियन को लॉन्च किया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या घेम 100 रॉकेट के बारे में सही नहीं है? ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे 80 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 3 चरण का ठोस ईंधन लॉन्चर है, या फिर ये उपग्रहों को पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर की कक्षाओं में स्थापित कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। यह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कथन जो है सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात समझते हैं। हाल ही में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा घेम 100 रॉकेट लॉन्च किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे 80 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 3 चरणों वाला ठोस ईंधन लॉन्चर है। ये उपग्रहों को पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर की कक्षाओं में स्थापित कर सकता है। ईरान के अन्य प्रमुख स्पेस मिशन है। अगस्त 2022 में रूस द्वारा एक ईरानी सैन्य जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण, 2021 में जोल्जाना सब ऑर्बिटल रॉकेट की पहली उड़ान, 2020 में कसद रॉकेट द्वारा एक सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण, जो देश का पहला घरेलू प्रक्षेपण था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए। यह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कथन गलत है।
क्योंकि इसे ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके प्रयोग को वर्जित करता है। कथन 2 है, अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर लगाम लगाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी अयोग्यता को लागू करना अनुच्छेद के अनुसार दंडनीय अपराध है। वर्ष 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को व्यापक रूप से संशोधित किया गया था और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया जा सके। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, जिसके मुताबिक कथन 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्ति का विभाजन, आधिकारिक भाषाएं, न्यायिक समीक्षा या फिर राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आधिकारिक भाषाएं। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात समझते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जबकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। इस तरह विकल्प बी सही है। 8वीं अनुसूची में उपरोक्त क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के पीछे 2 उद्देश्य रहे हैं। पहला, इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिलाना, और दूसरा, हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इन भाषाओं के रूप, शैली और अभिव्यक्ति का प्रयोग करना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आधिकारिक भाषाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मॉस्क्यूरिक्स और मैट्रिक्स एम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वायरल रोग, क्वांटम कंप्यूटिंग में उपकरण, मलेरिया के टीके या फिर चंद्र उपग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मलेरिया के टीके। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। मलेरिया के चलते दुनिया भर में हर साल 6 लाख से भी अधिक मौतें दर्ज की जाती हैं। इनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। बच्चों में मलेरिया के खिलाफ टीकाकरण के लिए ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित RTS-AS0 मॉस्क्यूरिस को अक्टूबर 2021 में WHO द्वारा मंजूरी दी गई। सितंबर 2021 में यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक और मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को बुर्किना फासो के 450 बच्चों पर टेस्ट किया गया। यहाँ इसने 77% की प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया, अतः विकल्प सी सही है। दोनों वैक्सीन इस मायने में समान है कि इन दोनों में प्रमुख प्रोटीन का एक ही हिस्सा होता है जो लीवर स्टेज परजीवी की सतह पर पाया जाता है। इसे स्पेरोजोइट कहा जाता है। दो टीकों के बीच खास अंतर HBsAg की मात्रा में है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBsAg तीव्र संक्रमण के समय सीरम में हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV का पता लगाने वाला पहला मार्कर है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, मलेरिया के टीके। अगला प्रश्न है, किसके उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस यानी PBD मनाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी, स्वामी विवेकानंद का जन्म, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का वस्तुनिष्ठ संकल्प भाषण या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासतों का विलय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इस बार इंदौर में हो रहे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस दिन के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा 2003 में शुरू हुई। 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जा रहा है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी।
अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर केरल? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजस्थान। राजस्थान के अलवर में मत्स्य उत्सव मनाया जाता है। इस क्षेत्र की स्थानीय कला, संस्कृति, विरासत, लोक संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इन आयोजनों में हेरिटेज वॉक, साइकिलिंग इवेंट, एडवेंचर एक्टिविटीज, बोट रेस, इको ट्रैकिंग, सैंड आर्ट, मेहंदी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल होते हैं। इन गतिविधियों में न केवल पर्यटक बल्कि स्थानीय प्रतिभागी भी भाग लेते हैं। अतः विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, राजस्थान। चलिए आज के एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर पहुंच गए हम लोग। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में टिप्पणी का उल्लेख किया गया है। लोक नृत्य के रूप में, लोक संगीत के रूप में, कठपुतली या फिर मार्शल आर्ट के रूप में? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लोक नृत्य के रूप में। टिप्पणी सौराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। त्योहारों और शादियों जैसे अवसरों पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में कलाकार लकड़ी की छड़ से फर्श पर प्रहार करते हैं, जिसमें कभी कभी लोहे की नोक लगी होती है। प्रदर्शन में मंजीरा, तबला, झांझ, ढोल और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, लोक नृत्य। चलिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इंडो पैसिफिक एंडेवर यानी IPE के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ाव कार्यक्रमों में से एक है। ऑप्शन बी, ये 2022 में शुरू हुआ। ऑप्शन सी, इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक गैसों के भंडार का पता लगाना है। या फिर ऑप्शन डी, यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।